नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की वीडियो एक रिवीजन वीडियो होगी जिसमें हम इस हफ्ते पढ़े गए भारतीय संविधान यात्रा के पहले भाग को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय शासन अधिनियम 1773 की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया क्यों आया, द्वैध शासन की समाप्ति होती है, बंगाल पे ब्रिटिश कंपनी का प्रत्यक्ष नियंत्रण आता है और उस पे जो है ब्रिटिश कंपनी पर सरकारी नियंत्रण बनाए रखने हेतु तो ब्रिटिश संसद द्वारा भारत शासन अधिनियम 1773 लाया जाता है। इसमें क्या होता है, COD यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति हेतु पहले 500 पाउंड के शेयर धारकों द्वारा का निर्वाचन होता था प्रतिवर्ष, अब 1000 पाउंड के शेयर धारकों द्वारा 4 वर्षों हेतु निर्वाचन होगा। दूसरी बात, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा राजस्व, दीवानी व सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को दी जाएगी। तीसरी बात, बंगाल का गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल नाम से जाना जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स से पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में बॉम्बे व मद्रास के गवर्नरों का पर्यवेक्षण करने का अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल को मिल जाता है। साथ ही गवर्नर जनरल की सहायता हेतु एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया जाता है जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। उनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा होगी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। फिर कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अब दूसरा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात करते हैं। क्यों आता है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। 1776 में अमेरिकी उपनिवेश खो देता है ब्रिटेन, तो भारत पर नियंत्रण मजबूत करने हेतु पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, सरकार द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है 6 सदस्यीय, जिसका अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्री होता है। इसका काम होगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखेगा। तो एक तरीके से द्वैध शासन की शुरुआत होती है कि कंपनी की तरफ से COD और सरकार की तरफ से बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों जो है दोनों का शासन चलता है। ठीक, साथ ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ब्रिटिश नियंत्रित भारत में नागरिक, सैन्य व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण करने का अधिकार मिल गया है। ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनको अब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में पूर्ण नियंत्रण, जो पहले केवल पर्यवेक्षण का अधिकार था, पूर्ण नियंत्रण का अधिकार मिल गया है। कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी जाती है, जिनमें से एक सेनापति को होना अनिवार्य है और कंपनी के अधिकृत प्रदेश ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहलाए। ठीक, 1786 में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल जो होता है वो विशेष मामलों में वीटो का अधिकार मिल जाता है। और यही एक बात और 1786 में होती है कि कॉर्नवालिस को जो है खुद को सेनापति घोषित कर देता है। ठीक है, 1793 में एक जो वीटो शक्ति सभी गवर्नर जनरल को मिल जाती है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का खर्च भारतीय खजाने पर आरोपित कर दिया जाता है। साथ ही 20 वर्षों तक एक्सटेंशन हो जाता है कंपनी के अधिकार पत्र पे। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813 की बात करते हैं। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आती है, मुक्त व्यापार की नीति आती है, नए बाजार, कच्चे माल की ज़रूरत होती है ब्रिटिश कंपनियों को, तो कंपनी के कुल मिला के एक अधिकार की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, एक रीज़न ये है। दूसरा, नेपोलियन द्वारा महाद्वीपीय ब्लॉकेड हो जाता है, तो यूरोप में जो है ब्रिटेन के प्रवेश पे प्रतिबंध लग जाता है, तो वहाँ का कच्चा माल बाजार दोनों ब्रिटेन के लिए बंद हो जाते हैं। तो ब्रिटेन को जो है कुल मिला के भारत में ही अन्य कंपनियों के प्रवेश की या बाकी क्षेत्रों में अनुमति देनी पड़ती है। तो बहरहाल कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहता है। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार हेतु, हाँ ठीक है, 1 लाख रुपए वार्षिक कंपनी द्वारा खर्च करने की बात की जाती है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी जाती है, आप लाइसेंस लेके धर्म प्रचार करें। स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, और कंपनी के राजस्व पर उत्तरदायित्व क्रम निर्धारित किया जाता है कि पहला खर्च अगर होगा तो फौज पे करेंगे प्राथमिकता, दूसरी ब्याज अदायगी, तीसरा कर्मचारियों के वेतन, पेंशन इत्यादि।
ठीक है। अगर मूल्यांकन की बात की जाए तो मुक्त व्यापार नीति, भाई नई कंपनियों का प्रवेश होगा, शोषण बढ़ेगा। ये आता है सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप बढ़ता है क्योंकि उपभोक्ता प्रवृत्ति बदलनी पड़ती है। ठीक है। प्राथमिकता निर्धारण होता है जिसमें जन कल्याण कहीं नहीं दिखाई देता हमें। ठीक है। कंपनी का निजी हित ही दिखाई देता है। 1837 का नियम की बात करें, वही बात मुक्त बाजार की नीति का अगला कदम। श्वेत नस्ल के भारतीय सिद्धांत की बात की गई कि मतलब ब्रिटिश या श्वेत नस्ल का ये दायित्व तो बनता है कि वो जो है अन्य नस्लों को जो पिछड़े हुए हैं उनका कल्याण करें। इस हेतु वो शासन कर रहे हैं उनको उबारने के लिए, कुल मिला के अपने शासन को लेजिटिमेसी देने के लिए ये बात करते हैं। ठीक है। ग्राहक और बाजार की तलाश में, ठीक, और लिपिक वर्ग चाहिए उनको, और रक्त और रंग से भारतीय तथा अंग्रेजी मानसिकता से ग्रस्त लोगों की ज़रूरत थी। ठीक है। जेएस मिल के उपयोगितावाद का प्रभाव देखा जाता है। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात की जाती है। अधिकतम लोगों को आप अगर इम्प्रेस कर लेंगे तो आपका शासन यहाँ पे अस्थायी लंबे समय तक बना रहेगा। ठीक। तो इसमें एक प्रावधान क्या है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त, यानी चाय और चीन के साथ व्यापार भी खत्म हो जाता है, एकाधिकार जो था। हाँ, शासन के लिए 20 वर्ष तक शासन काल बढ़ा दिया जाता है, बट एज अ ट्रस्टी ऑफ ब्रिटिश राउंड। दूसरा बात, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत गवर्नर जनरल कहा जा रहा है। ठीक है। और उसे जो है संपूर्ण भारत हेतु कानून बनाने का अधिकार मिलता है, यानी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों का कानून बनाने का अधिकार छीन लिया जाता है। एक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक चौथे सदस्य विधि सदस्य की नियुक्ति होती है, जो कि जब कानून बनाने के दौरान ही मौजूद रहेगा। ठीक है। एक विधि आयोग का गठन किया जाता है मैकाले की अध्यक्षता में। दास प्रथा के अंत की बात की जाती है। किसी भी भारतीय को धर्म, जन्म, वंश, रंग, स्थान के आधार पर कंपनी के पद से वंचित नहीं किया जाएगा, यह बात की जाती है। ठीक। तो कुल मिला के खुली प्रतियोगिता की एक बात चलती है, पर नकार दिया जाता है इसको कंपनी द्वारा। ठीक है। अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र भारत में आने, यहाँ रहने और भूमि खरीदने का अधिकार मिलता है। ठीक। इसका मूल्यांकन किया जाए तो भाई ब्रिटिश हितों से परिचालित था उपयोगितावाद, कि भाई इनका भी हित उसी से बना रहेगा। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जो डेमोक्रेसी के थोड़ा सा अगेंस्ट जाती है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी के। खुली प्रतियोगिता के प्रयास का सीओडी द्वारा विरोध देखा ही आपने। भारतीय ज्ञान की अवहेलना मैकाले द्वारा। ठीक है। और पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा को प्रश्रय दिया जाता है। कुल मिला के आधुनिकीकरण को पश्चिमीकरण के साथ बराबर जोड़ दिया जाता है, और भारतीय जो एडवांस ज्ञान था उसको जीरो साबित कर दिया जाता है। फिर अंग्रेज औपनिवेशिक शक्ति के रूप में स्थापित हो जाते हैं। ठीक है। 1853 के एक्ट की बात करें, 1853 के एक्ट की बात करें तो कंपनी के अधिकार पत्र के 20 वर्ष पूरे हो जाते हैं। ठीक है। कंपनी का भौगोलिक राजनीतिक विस्तार चल रहा होता है। गोद हड़प नीति आते हैं डलहौजी की, और आक्रमण करके भी जैसे पंजाब वगैरह में या अन्य क्षेत्रों में करते हैं डायरेक्ट आक्रमण द्वारा भी। फिर इसमें प्रावधान क्या है कि कंपनी के अधिकार पत्र को किसी निश्चित समय तक बढ़ाने की अपेक्षा केवल कहा जाता है जब तक ब्रिटिश संसद चाहेगी तब तक उनका अधिकार बना रहेगा। सिविल सेवा हेतु प्रतियोगिता की शुरुआत की बात की जाती है, जो कि प्रतियोगिता या परीक्षा ब्रिटेन में होती है। विधान परिषद, ठीक, 12 सदस्यीय, यानी जब लघु संसद का कार्य करेगी, कानून बनाने का काम करेगी, जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो वो 12 सदस्यीय हो जाएगी और विधान परिषद होगी। इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व भी होगा। बंगाल, बम्बई, मद्रास और आगरा के प्रतिनिधि, प्रेसिडेंसियों के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नई प्रेसिडेंसियों के गठन की बात का अधिकार दिया जाता है। विधि सदस्य जो 1837 में केवल विधि बनाने के लिए था, वो उसे पूर्ण सदस्य की मान्यता मिल जाती है। और फिर मैकाले समिति की स्थापना होती है सिविल सेवा हेतु।
मूल्यांकन करें अंतिम 4 डायरेक्ट है। इसके बाद चूँकि 1857 का विद्रोह हो जाता है, कंपनी शासन समाप्त हो जाता है, क्राउन का शासन स्थापित होता है। दूसरा, विधायिका निर्माण की बात की गई है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर एक तरीके से, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ही कार्यपालकीय कार्य के लिए, तो विधायिका का लघु संसद का भी एक तरीके से निर्माण देखा जाता है। फिर योग्यता पे बल, खुली प्रतियोगिता की जब बात की जा रही है तो योग्यता पे बल दिया ही जा रहा है। फिर स्थानीय प्रतिनिधित्व मिलता है लघु संसद में बंगाल, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसियों को। तो ये रहा, हमने 10 मिनट के अंदर अभी तक पढ़े हुए कक्षा की रिवीजन का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद।